देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है 18 क्वेश्चन तक, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके वो वीडियो देख लें पहले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है ट्रस्ट फंड ₹30,000 हैज that must be invested in two different types of bonds. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain annual total interest of 1800, फिर भी है 2000। एक हम कर दे रहे हैं, 1800, 2000 आप लोग करना है, ठीक है। तो कितने रुपए हैं बच्चों? 30,000। लेट फर्स्ट टाइप बॉन्ड, ये फर्स्ट टाइप बॉन्ड, फर्स्ट टाइप बॉन्ड्स में कितना बच्चों हमने इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए x रुपए। तो देयरफॉर सेकेंड टाइप बॉन्ड बच्चों कितना हो जाएगा बताइए। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास रुपए कितने, 30,000 रुपए है भाई, और एक पे हमने x रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो दूसरे पे कितना करेंगे, 30,000 माइनस x, ठीक है, सही ना। अगर 30,000 रुपए है तो एक पे x इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे पे कितना करेंगे, 30,000 माइनस का x। जो फर्स्ट बॉन्ड है उस पे हम लोग को 5% इंटरेस्ट मिल रहा। पहले कह रहा है कि मैट्रिक्स की हेल्प से, तो देखिए बच्चों पहले आप रो में लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि पहले रो में होता फिर कॉलम में होता। तो रो में पहले कितने रुपए हमने खर्च किए, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड्स हो गया, ये फर्स्ट बॉन्ड हो गया, ये सेकेंड बॉन्ड हो गया। तो फर्स्ट बॉन्ड पे हमने खर्च किए x रुपए और सेकेंड बॉन्ड पे खर्च किए हमने कितने, 30,000 माइनस x। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है। पहले पे इंटरेस्ट मिल रहा 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 5 पॉइंट में 100, तो 5/100 मतलब 0.05। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.05, और यहाँ पे 7% तो 0.07, ठीक है। अब इसे कॉलम में लिखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए पहले रो में लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे, और ये इनटू लगेगा। और इज इक्वल टू में कितने रुपए हमें मिले हैं बच्चों, 1800। पहला पार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो पहला कितना है, 1800 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिले, इंटरेस्ट। तो ये पहले पे x और दूसरा बॉन्ड है 30,000 माइनस x। हमने पहले पे इंटरेस्ट मिला 0.05 और 0.07, और इक्वल टू में कितना है, 1800। तो इनटू करने का तरीका बच्चों, फर्स्ट रो ले लेंगे, फर्स्ट कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है बच्चों, तो x का इंटू इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 0.05x प्लस इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x इंटू 0.07, ठीक है। एक ही तो बनेगा 1 क्रॉस 1 का, इक्वल टू में 1800, ठीक है। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 0.05x प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, और कितने जीरो है, 4 जीरो लगा दीजिए। लेकिन ये 2 पे डेसिमल लगा, तो 2 पे डेसिमल 2 जीरो हट जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 2 हटा दी मैंने, और यहाँ पे 0.07x, ठीक है, इक्वल टू में 1800। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, तो 2100 माइनस 0.02x, ये जीरो लिखा है बच्चों, इक्वल टू में 1800, ठीक है। अब कंपेयरिंग हो जाएगी, ऑन कंपेयरिंग करने पर तो बताइए 2100 माइनस का 0.02x इज इक्वल टू 1800। अब इसको इस साइड भेज देंगे बच्चों, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा बताइए, 0.02x इज इक्वल टू 1800 माइनस का 2100, ठीक है। तो कितना बचेगा, माइनस का 300 बचेगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको जल्दी से। तो माइनस का 0.02x इक्वल टू में
माइनस का 300, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 300 अपॉन में 0.02, पॉइंट से हटेगा तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और बाकी 3 0 2 5 10 मतलब सॉरी। तो एक्स इक्वल टू कितना गया 15,000 रुपीज। तो फर्स्ट बॉन्ड पे कितने रुपए खर्च करेंगे 15,000, तो सेकंड पे भी कितना हो जाएगा 15,000, क्योंकि 30,000 माइनस का करेंगे 15,000 तो वही आ जाएगा। समझ में आया सही बच्चों को 1800 वाला बच्चों। अब आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है 2000, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 2000, यहाँ भी 2000, यहाँ भी 2000, तो यहाँ पे भी 2000, तो यहाँ पे भाई माइनस का 100 बचेगा, फिर अपना सॉल्व कर लेना आराम से। ओके कर लेंगे सही बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। ओके समझ में आ गया होगा जहाँ तक सही बच्चों को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों लिखा हुआ है, देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से। लिखा है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज अ 10 डजन केमिस्ट्री बुक है। केमिस्ट्री की बच्चों बुकें हैं, केमिस्ट्री बुक्स, केमिस्ट्री की बुक्स है यहाँ पे कुछ है बच्चों, कितनी है 10 डजन, ठीक है 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है। 8 डजन फिजिक्स की बुक्स, फिजिक्स की बुक्स हैं, लिख लेते हैं बच्चों जिससे समझाने में आसानी रहेगी। फिजिक्स बुक्स कितनी है 8 डजन है बच्चों, ठीक है। अब लिखा है 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, इकोनॉमिक्स की भी है, इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है 10 डजन। अब लिखा है देयर सेलिंग प्राइस 80 रुपीज, 60 रुपए, 40 रुपीज। इसकी सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, 60 रुपए एंड 40 ईच, मतलब एक बुक, ये डजन में है। ईच बुक जो है ये 80 की मिल रही है, ये 80 रुपए की बच्चों एक बुक, ध्यान देना एक बुक 80 रुपए की है, और ये है 60 की बच्चों, और ये है 40 की, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके हम लोग को इसके प्राइस निकालना कि कितना प्राइस बच्चों रिसीव करेगा बच्चों सेलर जो बेच रहा है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे बुक्स पहले तो डजन में दे रखी हैं और उनके कॉस्ट दे रखे हैं एज बुक में। तो देखिए पहले बुक को लिखिए, यहाँ पे बुक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये मान लीजिए केमिस्ट्री और ये फिजिक्स और ये इकोनॉमिक्स। कितनी कितनी बुक्स हैं 10, 8 और ये 10। इनके कॉस्ट क्या है बच्चों, कॉस्ट बता दीजिए भाई 80 रुपये, 60 रुपये, ये 40। बट ये डजन में है, तो डजन में यहाँ पे आप 12 लिखिए। 12 लिखते हैं, डजन में कितने होते हैं 12, तो 12 का इंटू करने के बाद आप इसमें इंटू करेंगे। तो पहले 12 का इंटू, चलिए तो 12 का इंटू करेंगे तो बच्चों बताइए 12 10 जा 120, 12 8 जा 96, 120 और ये 80, ये 60 और ये 40। चलिए इंटू कर दीजिए, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है तो इसका इंटू इसमें को, तो 12 8 जा 9600, 9600 प्लस 96 का 40 में तो कैसे करेंगे 0 6 6 जा 36 और 3 6 9 जा 54 और 54 और 3 57, 12 4 जा 48 तो 4800, ठीक है। ऐड कर लेंगे हम लोग, ऐड करने के बाद क्या आएगा बच्चों बताइए यहाँ पे, तो पहले तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा और फिर 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है 21, ठीक है। 8 7 15, 15 6 21, 2 का ये लगा, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20,160 रुपीज़, देयरफॉर 20,160 रुपये हो जाएंगे। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों कि आंसर आया है कि नहीं आया है।
तो इसका आंसर आया 20160 और इट इज राइट आंसर बच्चों, ठीक है। इट इज ये 0 लिखा है बच्चों, 6 नहीं लिखा है। बिल्कुल सही आंसर हम लोग का आ रहा है। समझ में आ रहा सही, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यार, कुछ भी क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है बच्चों। ये मैंने बुक्स लिख दी, ये डजन में दे रखी थी, इनके कॉस्ट दे रखे थे, ये कॉस्ट है लिख देते हैं यहाँ पे भी, जिससे आपको समझ में आ जाए। कॉस्ट है, ये सब रुपए हैं, ठीक है। वैसे रुपए का साइन आगे लगता है, चलिए यहाँ पे जगह दी तो यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो बस इनको रो में लिखिए, बुक्स को डजन में है, ये सभी डजन में थी, तो हमने 12 का इंटू यहाँ पे जरूर कराया बच्चों। 12 का इंटू करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 12 का इंटू किया, प्लस कर दिया, कॉस्ट हम लोग की आ गई, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। 21 और 22 दो क्वेश्चन बचे हैं, वो दोनों ही ऑप्शनल हैं। एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन से पहले लिखा क्या है ऊपर। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर द मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स हैं। एक्स वाई जेड डब्ल्यू और ये पी, ये मैट्रिक्स हैं। इनके ऑर्डर दे रखे हैं भाई, इनका ऑर्डर है 2 क्रॉस n, फिर इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस k, वाई का 3 क्रॉस k, और इसका है 2 क्रॉस p, और इसका है n क्रॉस 3, और इसका है p क्रॉस स्मॉल p है बच्चों, ये स्मॉल p क्रॉस, ये भी सभी स्मॉल है बच्चों। ये सभी क्या है, इसके ऑर्डर है। चलिए भाई क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ NKP, NKP में क्या रेस्ट्रिक्शन होंगे। PY, अगर हम लोग PY प्लस WY करें तो PY प्लस WY, चलिए बहुत ही सिंपल सा है, समझा देते हैं आप लोग को। P का ऑर्डर क्या है बताइए। P का ऑर्डर है भाई P क्रॉस K, ठीक है। Y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस K। इनटू तभी तो होगा बच्चों जब इसका इसमें मैच करेगा, तभी तो ये इनटू होगा। बता चुके हैं पहले भी कि जब इसका ये लास्ट और इसका फर्स्ट इससे मैच करेगा तभी तो इनटू हो पाएगा, अन्यथा इनटू होगा ही नहीं। तो मतलब के की वैल्यू क्या होगी, वो 3 होनी चाहिए। अच्छा मैट्रिक्स बन के क्या तैयार होती है, याद है सभी लोग को। हमने क्या कहा था, ये दोनों सेम होंगे तभी इनटू होगा, ये सेम हो गया तो मैट्रिक्स जो बन के तैयार होगी वो क्या बन के तैयार होगी, P क्रॉस K की जो बची हुई है। चलिए आ गया W। W क्या है N क्रॉस 3, और ये क्या है Y क्या है 3 क्रॉस K। ये भाई पहले से ही मैच कर रहा था, तो चलो भाई N क्रॉस K बन के तैयार, तो पहले से मैच कर रहा है, N क्रॉस K बन के तैयार होगा। K ऐड करने के लिए सिंपल सी बात है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए तभी ऐड होगा, अन्यथा ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो K तो मैच कर रहा है, तो मतलब P इक्वल टू क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। तो मतलब कि जो ऑप्शन होना चाहिए वो K इक्वल टू 3 और P इक्वल टू N होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो K इक्वल टू 3 P इक्वल टू, यानी ये जी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया सही बच्चों को। यहाँ पे K इक्वल टू 3 होगा और P क्रॉस K बन के तैयार होगा। यहाँ पे 3 पहले से ऑलरेडी इक्वल है तो N क्रॉस K बन के तैयार होगा। दोनों को ऐड करना है, ऐड तभी होगा जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। यहाँ K तो सेम है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे आंसर मैच करा ले इसका। इसी का दूसरा पार्ट दे लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि n इक्वल टू पी है भाई, चलिए मान लेते हैं n इक्वल टू पी है, बोलना ये लोग तो 7x माइनस 5z क्या होगा। तो भाई 7x माइनस 5z क्या होगा ये देख लेते हैं। 7x x का बच्चों बोल दीजिए 2 क्रॉस n, चलिए भाई 5z का बोल दीजिए 2 क्रॉस p। अरे मेरे भैया 7 5 से मतलब ही नहीं हो तो इंटू हो जाता है अंदर। ये देखिए सब्ट्रैक्ट लगा है तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। 2 मैच कर रहा है तो n इक्वल टू क्या होगा, p होगा। वो दे ही रखा हम लोग को n इक्वल टू p। तो फिर ऑप्शन पे देखते हैं क्या है, ऑप्शन क्या लिखे हैं कि क्या पूछ रहा है इसका। तो कह रहा है कि इसका ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर क्या बन के तैयार। तो भैया ऑर्डर यही तो, ये तो 2 क्रॉस n बन के तैयार होगा या भाई 2 क्रॉस p बन के तैयार होगा। ये तो दोनों की n और p इक्वल है ना, n और p इक्वल है तो 2 क्रॉस n बनेगा या तो 2 क्रॉस p बनेगा। तो आंसर मैच कर रहा है 2 क्रॉस n, ये सेकंड ऑप्शन।
2 क्रॉस m, ठीक है। अच्छा 2 क्रॉस p होता तो 2 क्रॉस p भी सही होता बच्चों, ठीक है, समझ में आया सही बच्चों को। चलिए अब हम लोग का ये हो गया खत्म 3.2। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सही बच्चे हाई डाल लें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये पहले नोट कर लीजिए जल्दी से नोट करने के बाद हेडिंग डालें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज हम सिर्फ ट्रांसपोज बताएंगे बच्चों आपको, इसका जो एक्सरसाइज है वो कल लगवाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज जैसे कि समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोज करना मतलब कुछ बदल देना, उल्टा पुल्टा कर देना, बस यही है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो मैट्रिक्स दी गई है हम लोग को उसको बदल देना, मतलब जो चीज रो में लिखी है उसको कॉलम में कर दो, जो कॉलम में लिखा है उसको कहाँ कर दो, रो में कर दो। तो ये जो चीज होती है वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम को रो में कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल पहले, फिर बड़े बड़े एग्जाम्पल देखेंगे। 1 2 3, ठीक है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताइए भाई, कौन बताएगा? कितने हैं बच्चों? रो कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 1, 3 क्रॉस 1 की है बच्चों मैट्रिक्स। भाई ट्रांसपोज करना, मान लीजिए ये A है, अब ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज, तो इसको हम लोग 1 2 और ये 3, लो भाई कॉलम में कर दिया, रो में लिखा हुआ था पूरा ये कॉलम में कर दिया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को a की पावर डैश, मतलब a डैश से डिफाइन है, डैश है बच्चों, डैश 1 नहीं, डैश a डैश से डिफाइन करते हैं। कभी कभी a की पावर t, मतलब a की पावर t भी लिखते हैं, ठीक है। इसको भी बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान देना, बहुत बच्चे इसमें भटक जाते हैं कि a की पावर t है क्या आखिर। a की पावर t मेरे भैया कुछ नहीं है, a मतलब मैट्रिक्स, t मतलब ट्रांसपोज कर दो उसका, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को a की पावर t से भी डिफाइंड करते हैं। a डैश का मतलब ये मैंने लिख दिया है, a डैश या a की पावर t। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, सभी बच्चे नोट कर लें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को a डैश से डिफाइंड करते हैं या फिर a की पावर t से भी डिफाइंड करते हैं, ठीक है। ये ना लिख देना a इनवर्स, ये अलग चीज है भी बच्चों, ये ना लिख देना इनवर्स, ना लगा देना, a डैश लिखना, सिंपल a डैश ऐसे, ठीक है। चलो आगे देखो, एग्जांपल पे आते हैं। चलिए एक एग्जांपल और भाई, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, देखिए लिखने में 2 थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं, तो फिर 2 3 4 5। चलिए भाई ट्रांसपोज करिए, इसको मान लेते हैं b इस बार। चलिए ट्रांसपोज करिए, b डैश निकालिए जल्दी से, b डैश। चलो आप या तो पहले रो देख लीजिए या तो कॉलम देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम पहले रो देखते हैं, तो रो को क्या लिखा है? 2 3 लिखा है, हाँ, तो 2 और ये 3 रो में लिखा था, कॉलम में कर दिया। चलो आगे आओ, क्या लिखा है? 4 5, तो यहाँ 4 और यहाँ 5, ये लीजिए भाई, हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आ रहा क्वेश्चन में? एक और देखिए, चलिए एग्जांपल देखिए, देखते रहिए एग्जांपल। 1 2 3 4 5 6, चलिए देखिए सी डैश। रो देख लें, कॉलम देख लें, जो मन देख लो, हमें तो रो देखना अच्छा लगता है तो मैं रो देख ले रहा हूँ। आप कॉलम में है तो कॉलम में, तो आप कॉलम लेंगे तो फिर रो में लिखना पड़ेगा आपको। चलिए एक बार आपको कॉलम में करके दिखा देते हैं। क्या लिखा है कॉलम में? 1 4, तो रो में लिखिए 1 4, ठीक है। क्या लिखा है? 2 5, तो 2 5 लिख दीजिए भाई। क्या लिखा है? 3 6, तो भैया 3 6 लिख दिया, ये लीजिए। एक बार उससे बच्चों, चलिए क्या लिखा है? 1 2 3, तो 1 2 3, रो देखिए हमने, कॉलम में लिख दिया। 4 5 6 भैया रो में लिखा है, कॉलम में लिख देते हैं जल्दी से। ये लीजिए भाई ट्रांसपोज, सही है ना। एक बार या तो कॉलम देखिए या तो रो, एक चीज देखिए, ये नहीं कि दोनों चीज देख रहे हैं आप लोग। रो 1 2 3, तो कॉलम में 1 2 3 पहुंचा दिया। 4 5 6 रो में, कॉलम में पहुंचा दिया। इसका ऑर्डर जस्ट चेंज हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है, देख लीजिए इसका ऑर्डर। इसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम है। यहाँ देखिए 3 रो हैं, 2 कॉलम है भैया, तो 3 क्रॉस 2 होगा। तो समझ में आया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डैश, बी डैश, सी डैश जो भी है उसको डैश से डिफाइन करते हैं, या a की पावर t या t से भी डिफाइन करते हैं। अब आगे जान लेते हैं
दो यहाँ पे टाइप आएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, एक बार आप बस पढ़ लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक, देखिए अभी मैंने आपको ट्रांसपोज पढ़ाया ना, बस इस पे ध्यान करिए। वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स के इक्वल होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सॉरी एक बार फिर से सुन लीजिए। वह मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो उसे बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल तुम्हें देना चाहता हूं, जैसे A 1 2 3 4 3 5 6 4 6 9। इसका ट्रांसपोज करिए आप थोड़ी देर के लिए, ट्रांसपोज करिए भाई, ट्रांसपोज 2 3 4 रो में लिखा है, कॉलम में लिख दो 2 3 4। 3 5 6 रो में लिखा है तो कॉलम में 3 5 6 4 6 9, तो भैया 4 6 9 2 3 4 3 5 6 4 6 9। क्या यही लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है क्या, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। ए डैश क्या ए के इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सही बच्चे नोट कर लें, इफ अ मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज आर सेम टू एज अ मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, दूसरा देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक ये बोलता है जिसका ट्रांसपोज निगेटिव मैट्रिक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। यहां पे सिंपल पॉजिटिव था, ये क्या है निगेटिव। स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है जिसका ट्रांसपोज निगेटिव मैट्रिक्स के क्या होता है, इक्वल होता है, उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। जरा ध्यान से देख लीजिए एग्जांपल, एक बार एग्जांपल देखना इसमें जरूरी। यहाँ पे लिख दें, चलो समझ जाओगे। ये 0 5 4 -5 0 -2 और -4 और +2 और 0। इसका डैश करिए, ये डैश करेंगे तो भाई 0 5 4 -5 0 -2 तो -5 0 -2 -4 2 0 -4 2 0। ठीक है, देख लीजिए भाई, माइनस कॉमन लीजिए जरा, और माइनस कॉमन लेंगे तो फिर से वही बनेगा, 0 तो 0 रहेगा, +5 +4 -5 0 -2 और -4 +2 0। भाई ये बन गया, माइनस ये आ गया, इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका खुद उसके इक्वल होता है, इसकी सिमेट्रिक इसके माइनस के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तो तैयार कर लीजिए, इसके आगे कुछ और भी है वो हम आपको कल बताएंगे। ओके बच्चों।